जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आज इतिहास की अगली क्लास के साथ विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण उसी क्रम में चल रहे हैं जिसे हम प्राचीन काल का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो जैसे पहले हड़प्पा पढ़ा, हड़प्पा से पहले पाषाण पढ़ा, फिर वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद 16 महाजनपद, मगध राज्य का उत्कर्ष, ये सब क्लास वीडियो में पढ़ी हुई है। उसके बाद विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण भारत पर प्राचीन काल से ही प्रारंभ हुए हैं और लगातार अहमद शाह अब्दाली तक 1761 में जो पानीपत का युद्ध होता है तब तक भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण हुए हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यह होता है कौन सा आक्रमण किसने किया, कब हुआ, आक्रमण का क्रम क्या था भारत में होने का। बच्चों, भारत का इतिहास आक्रमणों का इतिहास रहा है। भारत पर इतने आक्रमण हुए कि उनको आप ऐसे तमाम आक्रमण हैं जिनको आप उंगली पर तो गिन सकते हो, पर ऐसे भी आक्रमण हैं जो इतिहास में गुम हुए हैं। जितने भारत पर आक्रमण हुए आप देख लीजिए क्रम से, मैं बता रहा हूं आपको। पहला आक्रमण ईरानियों का था, यानी पारसियों का था। फिर यूनानी आए, सिकंदर जैसे, हम पढ़ेंगे डिटेल में अभी उसके बाद। ठीक, यूनानी आए, यूनानी के बाद फिर जैसे शक आए, पार्थियन आए, कुषाण आए, हूण आए, मिहिरकुल वगैरह, पुष्यमित्र जनजाति आई, अरब आए, अरब के बाद तुर्क आए, तुर्क के बाद मंगोल आए जिसमें तैमूर लंग था, फिर बाबर था, बाबर के बाद फिर जैसे ईरानियों का आक्रमण हुआ, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। तो 12 आक्रमण तो ऐसे हो गए हैं जो आप उंगलियों पर गिन रहे हो। कुछ आक्रमण ऐसे भी हैं जो भारत में छोटे मोटे आक्रमण हुए हैं। आखिर वो कौन से कारण हैं जो भारत पर इतने आक्रमण हुए? इन्हीं बात पर हम चर्चा करेंगे आज। एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है हमको। देखिए, विदेशी आक्रमण सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। जो हमको पढ़ना है, एक तो जितने आक्रमण हुए, आक्रमण का क्रम क्या रहा। पहला टॉपिक क्या होगा हमारा? आक्रमण का क्रम। एक टॉपिक रहेगा हमारा कि आक्रमण भारत पर क्यों हुए, यानी उनका कारण क्या था, आक्रमण का कारण क्या था। तीसरा, हम 2 आक्रमण पढ़ेंगे, एक पर्शियन आक्रमण, यानी ईरानी आक्रमण। दूसरा हम पढ़ेंगे इसी में ही यूनानी आक्रमण। 2 ही आक्रमण पढ़ पाएंगे, एक पर्शियन और एक कौन सा? यूनानी आक्रमण। बाकी जो आक्रमण है शक सातवाहन की, वो अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये आक्रमण भारत पर हुए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक हमारा इसमें रहेगा इन दोनों का ही, आक्रमण का विस्तार कैसे हुआ, कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ी, एक कहानी के रूप में पूरा देखेंगे। और 5वां हम देखेंगे इनका प्रभाव क्या रहा, दोनों ही आक्रमण का प्रभाव क्या था। ठीक, और अपने एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको यह बताया जाए कि कौन सी चीज कहां से आ सकती है, कौन सा फैक्ट, कौन सा कंसेप्ट कहां पर है। इसको दिमाग में रखते हुए पढ़ाया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्रम देखेंगे। क्रम क्या है इनका? तो बच्चों, क्रम हम ये देखते हैं कि क्रम क्या है आक्रमणों का। हेलो, क्लास हाँ। तो क्रम, कारण, पर्शियन आक्रमण और यूनानी आक्रमण, विस्तार और प्रभाव, ये देखेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको फायदा होगा,
इनको लिखने के बाद, तो उसी क्रम से क्लास आगे बढ़ेगी। देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि कारण क्या है, आखिर वो कौन से कारण हैं जिनके कारण भारत पर आक्रमण हुए। सबसे पहले हमको देखना होगा विश्व का ये मैप, वर्ल्ड मैप। देखो बच्चों, प्रत्येक भूगोल का एक इतिहास होता है और इतिहास भूगोल के तहत आगे बढ़ता है। प्रत्येक इतिहास का भी भूगोल होता है और भूगोल का भी इतिहास होता है। अब हमको यह देखना है कि भूगोल ने भारतीय इतिहास को कैसे प्रभावित किया। आपको मैंने पहले बताया, भारत का राजनीतिक इतिहास बहुत बाद में शुरू हुआ और सांस्कृतिक इतिहास बहुत पुराना है। जहां तक राजनीतिक इतिहास की बात हम करते हैं तो हमारा महाजनपद काल से माना जाता है, और भारत में जो आक्रमण हुए वो महाजनपद काल से ही होने लगे। महाजनपद काल यानी आज से 2500 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। यह भारत का मैप है। देखिए, यह भारत है आपका, यह भारत है। ये भारत की स्थिति जो है बच्चों, आप जानते हैं भारत दुनिया का ऐसा देश है जिसके अंदर भौगोलिक दशाएं सबसे अलग पाई जाती हैं। हम उस देश का हिस्सा हैं दुनिया में जिस देश के ऊपर मैंने आपको 12 आक्रमण बताए, इतने आक्रमण किसी अन्य देश के ऊपर नहीं हुए। आखिर कोई तो ऐसा कारण होगा, कोई एक कारण नहीं है, तमाम ऐसे कारण हैं। अगर मैं आपको बताऊं, हम जिस काल का इतिहास पढ़ रहे हैं उसी काल से हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले बताऊं, भारत में ऐसी कौन सी चीजें हैं। एक तो भारत का भूगोल देखिए आप, हिंद महासागर ऊपर बैठा हुआ है भारत, ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर को प्राचीन काल में एरिथ्रियन सी कहा गया, ये भी आप याद रखिएगा। क्या कहा गया बच्चों? एरिथ्रियन सागर। यूनानी साहित्य में हिंद महासागर को एरिथ्रियन सागर कहा गया है, एरिथ्रियन सागर। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एक पुस्तक का नाम है, इसका लेखक कोई अज्ञात व्यक्ति है, पता नहीं है। एरिथ्रियन पुस्तक में जो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है, उस पुस्तक में भारत का यूरोप के साथ व्यापार, श्रीलंका के साथ व्यापार का उल्लेख मिलता है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में ही जो बच्चों मानसूनी पवने हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, जिनकी खोज हिप्पोलस नामक यात्री ने करी थी। किसने? हिप्पोलस ने करी थी उनकी खोज। करी थी खोज, हिप्पोलस नामक यात्री ने उनकी खोज करी थी। तो वो सब पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में उनका उल्लेख हुआ है। हिंद महासागर के ऊपर और उत्तर में हिमालय है। इसके कारण से भारत की जो भौगोलिक दशाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत में 6 ऋतु पाई जाती हैं, और ऋतु का मतलब होता है हर 2 महीने बाद मौसम बदल जाता है। तो दुनिया की तमाम तरह की जड़ी बूटियां और आपका जो खाद्य पदार्थ है वो भारत में भरमार है। भारत की जलवायु गर्म भी है, ठंडी भी है, मौसमी भी है, शुष्क भी है, आर्द्र भी है। वनस्पति सदैव जलवायु का अनुसरण करती है, जहां की जलवायु जैसी होती है वनस्पति भी वैसी ही होती है। तो इतनी तरह की चीजें भारत में उपलब्ध थी उस काल में भी। जिस समय इस वाले इलाके में जो ये आपका क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका, ये जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र में आज भी खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या है। तब तो थी, आज भी है। ये आपका यूरोप का इलाका है, पूरा ये यूरोप है आपका। ये यहां पर तमाम तरह के वस्तुओं की आवश्यकता थी जो भारत में पैदा होती थी, जैसे मसाले हैं, रेशमी वस्त्र हैं, कपास है, जड़ी बूटियां हैं, लकड़ियां हैं बहुत सारी, चंदन की लकड़ी, पुष्पा, साला झुकेगा नहीं, ये लकड़ियां प्राचीन काल में भी फेमस थी, ठीक ना। तो इस तरह की चीजें
की मांग इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा थी। अब जो हम आक्रमण पढ़ रहे हैं वो आक्रमण इस क्षेत्र से इधर की तरफ हुए, भारत की तरफ हुए। ये मध्य एशिया वाला इलाका है जिसमें कजाकिस्तान ये सब वाले आते हैं, ये मध्य एशिया है। ये पश्चिमी एशिया है, तुर्कमेनिस्तान, एक तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, इराक, ईरान, ये पश्चिमी एशिया है। इधर से के जो लोग, जो यहां जनसंख्या बढ़ी, जो इस क्षेत्र में जो जनसंख्या बढ़ी, उस क्षेत्र को बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता थी, प्लस साम्राज्य विस्तार के लिए राजा को अपनी महत्वाकांक्षा संतुष्ट करनी थी। इन लोगों के पास ऊपर जाने के संसाधन थे नहीं, अगर ऊपर जाते भी तो केवल ठंडा इलाका, कुछ उनके पास था नहीं। यूरोप की तरफ जाते तो यूरोप में पहले से एक यूनानी बड़ा साम्राज्य था, उसको पार करके कैसे जाएंगे? प्लस यहां भी वो सब चीजें उपलब्ध नहीं थी जो भारत में थी। भारत की तरफ बढ़े, चीन की तरफ क्यों नहीं बढ़े? चीन में आप जानते हैं, चीन के इस इलाके में एक दीवार है, जो चीन की दीवार है, जिसका निर्माण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से लेकर 16वीं शताब्दी तक हुआ है। बहुत लंबे समय में चीन की दीवार बनी है, उसमें भी बन रही थी। जब हम इन आक्रमण की बात करें तो जब इस तरफ बढ़ते तो चीन की तरफ बढ़ने का अवसर मिला नहीं, वहां की दीवार अटकी बीच में। अब क्या बचा? भारत का इलाका बचा, और भारत के बारे में सुन रखा था, समृद्ध क्षेत्र है, समृद्ध इलाका है, सब कुछ उपलब्ध है। तो भारत की तरफ तमाम तरह का खाद्यान्न, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करना, खाद्यान्न की उपलब्धता, भारत का महत्व, इन सब चीजों को लेकर विदेशी भारत की ओर आकर्षित हुए हमेशा से ही। अफगानिस्तान, मध्य एशिया के देश में आज भी देख लो आप, आज भी चीजें वहां वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। तो उस काल में क्या स्थिति भूखमरी रही होगी? जब बाबर भारत में आया तो बाबर ने भारत पे कई आक्रमण किए। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है उसका 5वां आक्रमण था। जब वो आगरा पहुंचे भाई साहब बाबर जी, तो बाबर ने आगरा पहुंचने के बाद जब देखा यहां का तो मौसम बहुत अच्छा है, बारिश ही बारिश होती है, चारों तरफ हरियाली है, आम खाए, उसने कहा कि ये कैसा, कितना मीठा फल है, और बहुत सारे फल खाए, पान खाया यहाँ का। और बाबरनामा में उसने लिखा है कि काबुल की गरीबी अब हमारे लिए नहीं है, हम काबुल नहीं जाएंगे, हम भारत में ही वास करेंगे। तो भारत के प्रति आकर्षण प्राचीन काल से इस क्षेत्र के लोगों को था। यह आक्रमण इधर से हुए कि इस क्षेत्र में भौतिक संस्कृतियों का विकास पहले हुआ है। तो ये भौतिक संस्कृति जो यहां डेवलप हुई, इनको अपनी बसावट के लिए, अपने खाद्यान्न के लिए, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भारत की तरफ बढ़ना था। जिस काल का हम इतिहास पढ़ रहे हैं उस काल में केवल इसी दुनिया की जानकारी थी, ना इस दुनिया की थी ऑस्ट्रेलिया की, ना इस क्षेत्र की थी, ना इसकी थी, ना इसकी जानकारी थी, और ना अंटार्कटिका की जानकारी थी। सिकंदर विश्व विजेता बना तो विश्व, ये पूरा विश्व नहीं था, वो तो मैसिडोनिया से लेकर ब्यास नदी तक का क्षेत्र था पूरा विश्व। कैसा महान सिकंदर, मैसिडोनिया से चला, ब्यास नदी तक आया और वापस चला गया, विश्व विजेता बन गया। कैसा विश्व विजेता भाई, उसमें तो विश्व की इस तरह की संकल्पना थी नहीं। तो आज हमको यह लगता है कि सिकंदर के नाम से पहले विश्व विजेता शब्द को हटा देना चाहिए, कि जब पूरे विश्व की बात हो रही है तो सिकंदर चला मैसिडोनिया, यूनान से पहुंचा भारत, ये पूरा विश्व हो गया। देख लीजिए आप, क्या यही विश्व है? विश्व तो कहां से कहां तक फैला है। आज हम जब बच्चों को पढ़ाते, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें हम कहेंगे सिकंदर बच्चों विश्व विजेता था, तो वो क्या समझेंगे? अच्छा जी, क्या सिकंदर ने अमेरिका भी जीत लिया था? तो उनको बताना पड़ेगा, नहीं बेटा, वो अमेरिका नहीं गया था, वो केवल आया था यूनान से और भारत तक आके चला गया था। तो वो विश्व विजेता तब बना जब भारत पहुंचा। आज भी भारत दुनिया के केंद्र में है, अध्यात्म की दृष्टि से भी, और आज तो बाजार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है भारत। तो उस समय भी ऐसा ही था। तो तमाम विदेशी भारत की तरफ आकर्षित हुए। उनमें सबसे पहले विदेशी थे ईरानी। कौन थे बच्चों? सबसे पहले विदेशी ईरानी थे।
सबसे पहले विदेशी ईरानी थे। यह आपका ईरान है। इसका प्राचीन नाम पर्शियन है, पर्शियन। यहां से सबसे पहले हकामनी एक शासक, एक वंश हुआ ईरान में, जिसका संस्थापक साइरस द्वितीय। कौन? साइरस द्वितीय था। एक तो आप पहली बात याद रखिएगा, जो हकामनी वंश है, हकामनी वंश, ये ईरान का एक वंश था, पर्शियन यानी पर्शियन वंश था। इसी वंश के संस्थापक थे साइरस द्वितीय, साइरस सेकंड। इन्होंने इस वंश की स्थापना करी थी और साइरस द्वितीय ने ही भारत की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। साइरस द्वितीय ने जब पूरा ईरान जीत लिया, देखिए यह है ईरान का इलाका, यह सिकंदर का मार्ग है जो मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगा। इसी में अरब बेला का युद्ध हुआ था। अरब बेला युद्ध में सिकंदर ने ईरान के शासक दारा तृतीय को हराया था 331 ईसा पूर्व में। इस क्षेत्र पर जब इसका अधिकार हो गया पूरा साइरस द्वितीय का, तो इसने भारत की तरफ बढ़ने का निर्णय लिया। ये देखो ईरान, ये ना ईरान लिखा हुआ है, ये ईरान है पूरा, ये आपकी सीमा थी, पाकिस्तान की और ईरान की सीमा है। जब इसने इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, इस पूरे पर साइरस ने, तो उसने निर्णय लिया अब भारत की, जब उसकी सीमा पूरी भारत तक पहुंच गई, तो निर्णय लिया अब भारत को जीता जाए। ईरानी के आक्रमणों का जो जानकारी मिलती है, वो जानकारी मिलने का जो स्रोत है स्ट्रैबो, जो सिकंदर के पहले का इतिहासकार है, एरियन है और जेनोफोन है। जेनोफोन, स्ट्रैबो और एरियन, इन्होंने साइरस द्वितीय के आक्रमण का उल्लेख किया है। लेकिन साइरस द्वितीय ने जो आक्रमण किया, बच्चों ध्यान रखिएगा, वो सिंधु नदी कभी पार नहीं कर पाया। ये इंडस वैली है, ये इंडस नदी है, सिंधु नदी, इसको कभी पार नहीं कर पाया। उसने इस तरफ के इलाके पर आक्रमण जरूर किया। मेगास्थनीज ने इसके आक्रमणों का उल्लेख नहीं किया। उसने लिखा कि साइरस ने कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया। हो सकता है कि उसने इसलिए ऐसा कहा हो ताकि जो यूनानी है सिकंदर, जो उसका आका था मेगास्थनीज का, उसके युद्ध का महत्व ना घट जाए, उसके आक्रमण का महत्व ना घट जाए। तो साइरस द्वितीय हकामनी वंश पहला वंश है जिसने भारत पर आक्रमण किया, ईरान का था। पर भारत को जो सिंधु नदी को पार नहीं कर पाया, सिंधु नदी पार करने वाला पहला व्यक्ति है इसी वंश का दारा प्रथम। कौन है? दारा प्रथम, ठीक ना, दारा प्रथम या डेरियस प्रथम बोलते हैं उसको, दारा प्रथम। साइरस जो है उसने आक्रमण तो किया पर सिंधु नदी पार नहीं कर पाई। सिंधु नदी पहले गेटवे ऑफ इंडिया थी, भारत में प्रवेश करने का मुख्य द्वार थी। ऐसा नहीं है, सिंधु नदी के इस तरफ भी भारत ही था। जो बलूचिस्तान है, स्वात घाटी है, अफगानिस्तान है, ये सारा भारत ही था बच्चों। देखिए आप, ये सब देख रहे आप, ये सब भारत है पहले, बहुत लंबा चौड़ा इलाका। ये पूरा अफगानिस्तान, ये पूरा इलाका, और ये म्यांमार तक, ये पूरा इलाका जो था ना, ये सब भारत ही था पहले, पूरा इलाका। ये तो भारत बहुत बड़ा एरिया रहा है। तो भारत के बारे में आकर्षण पहले से रहा है। तो इसके इस तरह भी भारत था, लेकिन भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश करने के लिए सिंधु दरिया को पार करना पड़ता था, जो कि बहुत मुश्किल काम था उस समय। तो ये आपका साइरस प्रथम याद रखिएगा, साइरस द्वितीय हकामनी वंश का संस्थापक, भारत में आक्रमण करने वाला पहला ईरानी है। जिसने कब आक्रमण किया ये देख लीजिए आप। इसका तो शासन काल है वो है 558 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा से लेकर 529 बीसीई,
इसी बीच में उसने भारत पर आक्रमण किया है। इसी बीच उसने भारत पर आक्रमण किया 58 से 529 के बीच में। कि उसके आक्रमणों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए एग्जैक्ट तिथि किस आक्रमण, जैसे कि सिकंदर के बारे में जानकारी मिलती है कि सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो उसके साथ कई इतिहासकार लेखक भारत आए थे। तो 326 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, इसलिए उसकी सटीक जानकारी मिलती है। दारा प्रथम ने कब आक्रमण किया, इसकी भी एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती है। तो यही साइरस का है ना, तो इसके बीच आक्रमण किया। ये बच्चों वही काल है जब हमारे यहां मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी भारत में अपने उपदेशों का प्रचार कर रहे थे। ये वो समय है। तो ये याद रखिए आप, किसने आक्रमण किया मैंने आपको बताया है। ठीक है, देखो ये जेनोफोन है। इस जेनोफोन नामक व्यक्ति ने ही साइरस द्वितीय की जीवनी लिखी थी। ये टेसियस है, स्ट्रेबो है और एरियन है। ये सब इतिहासकार साइरस द्वितीय के आक्रमण का उल्लेख करते हैं। ये आप जरूर लिख लीजिएगा। जेनोफोन, टेसियस, स्ट्रेबो और एरियन, ये सब उल्लेख करते हैं किसके आक्रमण का, साइरस द्वितीय के आक्रमण का। लेकिन यह आक्रमण जो था दक्षिण में ही हुआ। जेनोफोन जो उसका जीवनीकार है, कौन उसका जीवनीकार है, इसने कहा कि उसने दक्षिण तक सिंध तक जीता, लेकिन सिंध में वो भारतीय को, जो जनजाति भारत में उसमें थी, उनको अपने पूर्णतः कब्जे में नहीं कर पाया। तो कुछ लोग कहते हैं कि स्वात घाटी ऊपर से काबुल की तरफ से उसने भारत पर आक्रमण किया साइरस ने, है ना। चलिए अब देखते हैं इस वंश का जो दो शासक है वह है बच्चों दारा प्रथम। दारा प्रथम कार्यकाल ये है 522 486 ईसा पूर्व। इसके जानकारी के 3 लिखित स्रोत हैं। बेहिस्तान ये प्रारंभिक स्रोत है, एक पर्सिपोलिस और एक नक्श ए रुस्तम। बहिस्तान, पर्सिपोलिस और नक्श ए रुस्तम, ये 3 अभिलेख हैं जो इसके बारे में जानकारी देते हैं। बहिस्तान में 23 प्रांतों का उल्लेख है, लेकिन उन प्रांतों में भारत का उल्लेख नहीं है, और जो इसका उल्लेख हुआ है वो 522 से लेकर 518 के बीच का है। यह अभिलेख लिखित प्रमाण है, 22 से 518 के बीच का है। तो इसका मतलब उसने यह आक्रमण इस समय नहीं किया। पेर्सिपोलिस में जो है उसमें 3 का उल्लेख हुआ है। एक का उल्लेख बच्चों, एक का नाम है सगस, एक का नाम है गदर। गदर एक प्रेम कथा नहीं है, ये गदर दूसरा है। और एक नाम उल्लेख है राज्य का हिंदू। सगस से उल्लेख यानी साम्यता लगाई जाती है सप्त सैंधव प्रदेश की, सप्त सैंधव प्रदेश यानी सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियों का जो इलाका वो। गदर से लगाया जाता है उल्लेख गंधार से, जो कि अफगानिस्तान में है। हिंदू से लगाया जाता है सिंधु का उल्लेख। जो नदियां हैं ये, जो ये इलाके मैंने आपको बताए हैं, इन सब का उल्लेख पारसी पोलिस में मिलता है। तो सगस उसका एक प्रांत था, एक प्रांत गदर था, एक प्रांत हिंदू था। दारा प्रथम जो था भारत पर आक्रमण किया, दूसरा ईरानी था, लेकिन सिंधु नदी पार करने वाला पहला व्यक्ति दारा प्रथम था, जिसने अपने साम्राज्य के अंदर इन प्रांतों का उल्लेख किया है, सगस का, गदर का और किसका, हिंदू का। हिंदू साम्राज्य किससे है, सिंधु से। गदर किससे है, गंधार से। और सगस की सब सैंधव इलाके से। ये सब इलाके कहां थे, ये देखिए आप, ये गंधार का इलाका है। कौन सा ये आपका गंधार है। ये आपकी सिंधु नदी है, ये ऐसे आ रही है। ये आपका कंबोज का इलाका है। तो इस सिंधु नदी को पार कर कर, इसको पार कर कर इस क्षेत्र में अपना सब सैंधव क्षेत्र में अपना राज बनाने वाला गदर गंधार हो गया, सगस ये इलाका हो गया, और सिंध वाला इलाका इधर की तरफ था, ये आपका ये सिंध प्रांत था नीचे की तरफ। तो इस पूरे इलाके में इसका अधिकार था,
दारा प्रथम का। तो सिंधु पार करने वाला और इन राज्यों का उल्लेख इसने किया है। पारसी पोलस में इन ग्रंथों का उल्लेख, मतलब पारसी पोलस में इन जगहों का, स्थानों का उल्लेख हुआ है। तो इस बात का प्रमाण है कि भारत में दारा प्रथम सिंधु नदी पार करने वाला पहला व्यक्ति था, जो दूसरा ईरानी था। याद रहेगी बात। चलिए अब देखते हैं जो आक्रमण हुआ, दारा प्रथम जो आक्रमण किया, इस आक्रमण के समय जब उसने सिंधु नदी पार की, उसने स्काईलैक्स, यह क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, स्काईलैक्स नामक एक व्यक्ति को सिंधु नदी का मुहाना, जहां नदी समुद्र में गिरती है, उसकी खोज करने के लिए भेजा। तो स्काईलैक्स वो ईरानी है जिसने भारत में सिंधु नदी के मुहाने की खोज करी थी। मुहाना मतलब होता है जहां नदी समुद्र में मिलती है। तो सिंधु नदी के मुहाने तक पहुंचा। मुहाने पर पहुंचने के बाद उसने मिस्र के बारे में बताया कि जब वहां से पहुंचा मुहाने पर, तो समुद्र की यात्रा करते हुए मिस्र की तरफ बढ़ा। तो स्काईलैक्स समुद्र यानी सिंधु के मुहाने की खोज करने वाला व्यक्ति है, जो दारा प्रथम के समय इस क्षेत्र में आया था। दारा प्रथम ने इसको यही काम दिया कि आप जाइए और देखिए जो दरिया है, इतना विशाल दरिया है, इसका और छोर कहां है उसका पता लगाइए। तो उस और छोर की जानकारी देने के लिए स्काईलैक्स को ही दारा ने भेजा था। ठीक है, एक तो आप ये याद रखिए, दारा यूनान, क्या नाम आपका, ईरान का एक बड़ा योग्य, साम्राज्यवादी और कुशल प्रशासक था। दारा प्रथम की प्रेरणा से ही अशोक ने अपने अभिलेख खुदवाए थे। अपने अभिलेख खुदवाए, तो हम प्रभाव में पढ़ेंगे इसके। ठीक, दारा प्रथम के बाद किसी ईरानी ने भारत की तरफ बढ़ने का प्रयास नहीं किया। उसके कारण यह था कि उसके बाद दारा प्रथम के बाद ईरान में ही आंतरिक ग्रह क्लेश हो गया, और वहां के जो इसके उत्तराधिकारी थे जेरेक्सिया, इसका उत्तराधिकारी था दारा प्रथम का, जेरेक्सिया, दारा प्रथम। किसका? दारा प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? जेरेक्सिया। यह अपना गृह युद्ध में उलझा रहा, कुछ काम ही नहीं हुआ, तो भारत की तरफ बढ़ने का प्रयास फिर इन्होंने नहीं किया। लेकिन हकमनी वंश का शासक था दारा तृतीय, दारा थर्ड। 331 बीसी में, यानी बीसी लिख लो, सिकंदर ने दारा तृतीय को अराबेला के युद्ध में हराया। यह युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अराबेला के युद्ध में किसे हराया था? दारा तृतीय को। किसने? सिकंदर ने, अलेक्जेंडर ने। किसको हराया था? 331 बीसी में। और हकमनी वंश का अंतिम शासक था दारा तृतीय। हकमनी वंश का अंतिम था। इसके समाप्त होने के बाद सिकंदर ने पूरे ईरान को अपने कब्जे में ले लिया और पूरा ईरान सिकंदर के अधीन हो गया। इस तरह से ईरानी सत्ता का भारत की तरफ आना बढ़ना हमेशा के लिए बंद हो गया। अब ईरानियों के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यह देख लीजिए आप। एक तो प्रभाव ध्यान रखना, भारत में जो लिपि है, कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो पश्चिम उत्तर भारत में गंधार वाले इलाके में, वो वहां पर थी। खरोष्टी लिपि का जो विकास हुआ है, ध्यान रखना बच्चों, जिसका विकास हुआ है वो अरामाइक लिपि से हुआ है। अरामाइक लिपि से। किसका? खरोष्टी लिपि का उल्लेख, वो का विकास। अरामाइक और खरोष्टी लिपि, जैसे ना, जैसे हम बोलते हैं हमारी ब्राह्मी देवनागरी लिपि है, तो किससे विकास हुआ देवनागरी लिपि का? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है ना। इसी बात से किसका? खरोष्टी किससे विकास हुआ? अरामाइक से। गंधार क्षेत्र में यह प्रचलन में रही। अशोक का अभिलेख इस लिपि में भी है
और इस लिपि में, क्योंकि उस क्षेत्र में यही लिपियां प्रचलित थी, गंधार के इलाके में। शाहबाजगढ़ी जानते हो आप, और मानसेरा, वह अभिलेख आपके इन्हीं में लिपियों में है। एक प्रभाव यह हुआ भारत में छत्रप प्रणाली। छत्रप प्रणाली का मतलब है कि भारत में गवर्नर सिस्टम जो हुआ, कि दारा ने जब भारत पर आक्रमण किया, जो जो अपना क्षेत्र बनाया, वहां पर एक गवर्निंग सिस्टम स्टार्ट किया, यानी छोटे छोटे क्षेत्रों को अपने एक अधीन व्यक्ति, एक किसी राजवंश के परिवार के व्यक्ति के अधीन करना शुरू किया, उसे बोलते छत्रप प्रणाली। यानी दारा ने अपने किसी सगे संबंधी के साथ जो राजवंश से जुड़ा हुआ था, उसके साथ किसी छोटे एरिया का गवर्नर नियुक्त कर दिया, उससे बोला गया छत्रप प्रणाली। भारत में पहले ऐसी प्रणाली नहीं थी, ठीक। तो इस तरह का विकास इसमें हुआ। भारतीय ज्योतिष प्रभावित हुआ ईरान से, और सबसे बड़ी बात, ईरान के आक्रमण से यूनानियों को भारत की समृद्धि और भारत के महत्व की जानकारी मिली। किस आक्रमण से? ईरानी आक्रमण से। ईरानी की जो राज दरबार हुआ करता ईरानियों का, उस राज दरबार की शान और शौकत को मौर्य काल में दरबार में अपनाया गया। अशोक ने दारा प्रथम से ही अभिलेख खुदवाने की परंपरा ली। जो ऊपर शिव जो ऊपर पशु की आकृति है, जो ऊपर घंटा लगा होता है, एक घंटे जैसी आकृति बनी होती है, वो भी ईरानियों से ग्रहण करी है अशोक ने। स्तंभ खुलवाना हो, अभिलेख खुदवाने जो परंपरा है, वो दारा प्रथम से ईरानियों से ली है। इस तरीके से इन लोगों ने भारत को कई प्रकार से प्रभावित किया, और सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि भारत का व्यापारिक मार्ग अब यूरोप की तरफ बढ़ा। पहले जो आक्रमण हुए, उनका एक बहुत बड़ा लाभ यह होता था कि एक देश दूसरे देश के संपर्क में आ जाते थे, तो जो व्यापारी है, दार्शनिक है, लेखक है, एक दूसरे की जानकारी बढ़ती थी। पहले जानकारी के स्रोत यही थे, ना कि पहले फेसबुक था, गूगल बाबा थे, या कोई अन्य साधन था। आपने इतिहास में तमाम चीजें पढ़ोगी, ये यात्री भारत में आया, ये यात्री भारत में आया, भारत से ये यात्री बाहर गया। तो यात्रियों का आना और जाने के पीछे मकसद यही होता था कि एक क्षेत्र की जानकारी दूसरे क्षेत्र के लोगों को मिल सके। हमारे यहां क्या चीज पैदा होती है, हमारे लोग किस तरह के लोग हैं, हमारा दर्शन कैसा है, हमारा अध्यात्म प्रणाली कैसी है, हमारी जीवन शैली कैसी है, हमारे यहां क्या ज्यादा पैदा होता है, क्या कम चीजें होती हैं, ये सब जानकारी हम दूसरे देशों को इन्हीं माध्यमों से देते थे। मैगस्टीनिज भारत में आया, भारत के बारे में लिखा, अपने विचार दिए। डायनोसियस डाइमेकस भारत में आए, बाहर से भी तमाम लोग, बाहर जैसे शांति रक्षित गया, महेंद्र गए, ये भारत में से बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए। लेकिन हमको कभी भी भारत से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भारत ने कभी भी किसी भी देश पर पहली बार आक्रमण नहीं किया। इतिहास गवाह है इस बात का। चोल वंश को छोड़कर जो दक्षिण में चोल वंश हुआ है, चोल वंश का राजा राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल, इनको छोड़कर कोई ऐसा शासक नहीं हो जिसने भारत से बाहर पहली बार अटैक किया हो। आज भी हम ऐसा नहीं करते। जितने भारत पर अटैक हुए तो पाकिस्तान ने भारत पर किए, तब भारत ने उसको सुरक्षा दी। चीन ने भारत पर आक्रमण किया, भारत ने कभी पहल नहीं किया आक्रमण की। कारण क्या है? भारतीय लोग संतुष्ट हैं, हम अपने माहौल से संतुष्ट हैं, हमें बाहर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे गांव, हमारे ग्राम अपने आप में एक देश हैं, एक अर्थव्यवस्था है पूरी की पूरी। हमारे गांव में लोहार भी है, सुनार भी है, चर्मकार भी है, धोबी भी है, नाई भी है, दर्जी भी है, हकीम भी है, और बनिए भी हुआ करते, वैश्य वर्ग जो व्यापार करते थे, और किसान भी थे। हमारे यहां सबकी आवश्यकताएं एक क्षेत्र में ही उपलब्ध थी, तो हमको बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। किसान को चाहिए लोहा तो लोहार है, कपड़े से सिले हुए तो दर्जी है, दालें चाहिए, कुछ और सामग्री चाहिए बाहर से आई हुई तो बनिया वर्ग है, वैश्य वर्ग है। नाई चाहिए
तो नाई है, कपड़े धोने के लिए धोबी है, और ये लोग वर्ष में एक बार आते हैं। जब किसान अपना खाद्यान्न उत्पन्न करता, उस खाद्यान्न में से एक हिस्सा ये लोग अपना लेके चले जाते हैं। एक लोहार है, एक सुनार, उसे क्या चाहिए? उसे खाद्य पदार्थ चाहिए, तो गेहूं ले गया अपना, वो कुछ मीठा बना, मीठा ले गया, कुछ और सामान ले गया, कुछ किसी के लिए लोहार ने अगर कुछ जैसे हल्का फाल बनाया, कुछ और फावड़ा बनाया, उसके बदले उसने कुछ सोना लिया, उस लोहार ने उस सोने से वैश्य वर्ग से खाद्यान्न खरीद लिया। यानी एक गांव के अंदर हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो रही थी, तो हमें बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए भारतीय कभी भी आक्रामक नहीं बन पाए। जब हम आक्रामक नहीं बन पाए तो हमने बाहर आक्रमण भी नहीं किया। तमाम आक्रमण हमारे ऊपर हुए और हमने उनको झेला। कुछ आक्रमणों को हमने असफल बनाया, कुछ आक्रमण हमारे ऊपर हावी हो गए और भारत में वो सत्ता स्थापित होगी। इसके पीछे कारण क्या था जो हम लोग हारे? ये मैं आपको सिकंदर के आक्रमण के बाद बताऊंगा कि हम लोग के हारने का कारण क्या था, कि जितने बड़े आक्रमणकारी आए हम उनसे हमेशा हार गए। राणा सांगा ने 100 युद्ध जीते, 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 जीत गया, पर जब सामना बाबर से हुआ तो हार गया। वो कौन सा कारण था बताएंगे भी आपको सिकंदर के आक्रमण के बाद। तो यह हुआ आपका ईरानी आक्रमण और उसके प्रभाव। अब देखते हैं सिकंदर के आक्रमण के बारे में। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर, जानते आप? मैसिडोनिया, मैसिडोनिया का राजा था, जो 20 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा, केवल 20 वर्ष की आयु में। इसके पिता फिलिप और माता ओलंपिया थी। सिकंदर के ऊपर ओलंपिया का बहुत प्रभाव था और ओलंपिया एक महत्वाकांक्षी महिला थी। विश्व विजेता देखने का जो सपना था वो ओलंपिया ने ही सिकंदर को दिया था। 20 वर्ष की आयु में क्या आज हम क्या सोचता है? आज का युवा 20 वर्ष की आयु में तो ये सोचता है कि चलो अब तैयारी कर लेते हैं नौकरी की, और एक नौकरी मिल जाए और बस ऐश और आराम। और वो सिकंदर 20 वर्ष की उम्र में विश्व विजेता बनना सोच रहा है। हालांकि तब विश्व की संकल्पना आज के विश्व से अलग थी। उसका मेन मकसद था, आप देखिए, जो ओलंपिया थी उसकी मम्मी जी, क्योंकि जब तक भारत को नहीं जीतोगे, भारत को बोलते पूर्वी यानी पूरब भारत को। मैं आपको बताऊं, आज हम लोग भले अपना समय जीएमटी से नापते हैं, किससे? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जीएमटी। लेकिन उस काल में, प्राचीन काल में, हम लोग भोपाल से, मध्य प्रदेश के भोपाल से अपना समय मापते थे। यानी पूरा विश्व भारत के भोपाल से मानता था उस समय। उस रेखा को जो आज हम कहां मानते हैं? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से मानते हैं। तो भारत का वो महत्व था उस काल में। तो भारत की तरफ झुकाव लोग होगा कि नहीं होगा? ओलंपिया ने सिखाया कि सिकंदर बेटा, जब तक भारत नहीं जीतोगे विश्व विजेता नहीं बनोगे। ये थी उस समय भारत की वैल्यू, जो आज भी दुनिया में है। ठीक, तो सिकंदर का आक्रमण मैसिडोनिया का था, राजा बना 20 वर्ष की आयु में, पिता फिलिप और माता ओलंपिया थी। सिकंदर ने 20 वर्ष की उम्र में ही विश्व विजेता बनने का सपना देखा और सबसे पहले मैसिडोनिया में अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसके गुरु थे अरस्तु। कौन? अरस्तु, एरिस्टोटल बोलते हैं। देखिए, ये वही अरस्तु है जिस अरस्तु को हम जीव विज्ञान में भी पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में भी पढ़ते हैं, समाज शास्त्र में पढ़ते हैं और दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं और जंतु विज्ञान में भी पढ़ते हैं। ये वही अरस्तु है। देखिए आप, ये प्लेटो के शिष्य थे। किसके? प्लेटो के। और प्लेटो शिष्य थे किसके? सुकरात के। और सुकरात वो व्यक्ति है जिसने दुनिया में लोकतंत्र की अवधारणा सबसे पहले दी थी। हालांकि वो लोकतंत्र आज के लोकतंत्र से थोड़ा सा अलग था। और उस सुकरात को यूनानियों ने जहर का प्याला देकर मरवा दिया था।
सुकरात के पास जेल से निकलने का भी रास्ता था, उसको बंद किया गया और उसने मना कर दिया था कि मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। सुकरात के शिष्य प्लेटो और उनके शिष्य अरस्तु, और अरस्तु शिष्य सिकंदर। सिकंदर के पास अरस्तु जैसा गुरु, जब सिकंदर निकला कहां से, मैसिडोनिया से विश्व विजेता के लिए, तो अरस्तु ने मैसिडोनिया को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। भारत में क्या होता था कि रजिया गई दिल्ली छोड़कर भटिंडा, दिल्ली भी कब्जा ली उसके भाई ने। यहां पर तो राजा सुल्तान अपनी राजधानी छोड़ते थे तो दूसरा राजा उसकी राजधानी कब्जा लिया करता था, लेकिन अरस्तु ने मैसिडोनिया की सुरक्षा बहुत अच्छे तरीके से की। तो सिकंदर के विश्व विजेता बनने के पीछे अरस्तु का भी योगदान रहा है। जब अरस्तु ने मैसिडोनिया को संभाल लिया तो वहां से निश्चिंत होकर सिकंदर बाहर एकदम बिल्कुल बेफिक्र होकर, और जब कोई काम बेफिक्र होकर किया जाता है, निश्चिंत होकर किया जाता है, तो उस पर एकाग्रता अधिक होती है, प्लानिंग बढ़िया होती है और उसका निर्णय भी अच्छा होता है। तो आसपास के पूरे इलाके जीत लिए। 331 में बता दें आपको, अरब बेला का युद्ध में ईरान के शासक दारा तिर्ते को हरा दिया। दारा तिर्ते को हराने के बाद जब पूरा ईरान आ गया तो अब एक उद्देश्य था, केवल भारत की विजय करना। अब भारत की विजय कैसे करें, इसके लिए प्लानिंग बनाना जरूरी थी। अब जब सिकंदर भारत की तरफ बढ़ रहा था तो अब हम देखते हैं भारत में उस समय स्थिति कैसी थी। जो बच्चों ये इलाका है, देखिए आप, ये जो इलाका है सूरसेन, ये तो इलाका वर्तमान भारत का इलाका है। ये इलाका इधर जो सिंधु नदी है इधर की है, सिंधु नदी है। इसके इधर के इलाके में जो इधर राज्य है इसका, ये दिख रहा है आपको साफ, कुछ साफ कम दिख रहा होगा लेकिन फिर भी आपके इससे आप अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, ये सिंधु नदी है, देखिए आपको ये जो इधर का जो इलाका है, ये आपका जो इलाका है, जो ये सब इलाका था आपका, इन सब इलाकों में बहुत छोटे छोटे राजतंत्र थे, कुछ गणतंत्र थे। इस समय लगभग 28 छोटे छोटे राज्य थे इस इलाके में, जिसमें कुछ गणतंत्र थे और कुछ राजतंत्र थे, और ये सभी अपने आप में एक दूसरे के बड़े दुश्मन थे। गणतंत्र राजतंत्र को समाप्त करना चाहते, राजतंत्र गणतंत्र को समाप्त करना चाहते थे। इस पूरे इलाके में जो छोटे छोटे तंत्र थे सारे के सारे, वो आपस में लड़ रहे थे। और ध्यान रखिएगा आप, जब भी भारत के आंतरिक शक्ति कमजोर हुई है तब तब भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ है। इतिहास इस बात का गवाह है। जब भारत में एक केंद्र सत्ता मजबूत हुई है तो भारत की तरफ किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा है। कारण इसका यह है कि हम लोग आपस में बटे हुए होते हैं और एक दूसरे को हमेशा नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। हम पहले बढ़ते हैं एक परिवार में, गांव के अंदर, ये उस परिवार का, ये उस परिवार का है। परिवार भी छोटे परिवारों में बटे होते हैं। फिर परिवार के वजह से हम गांव में बढ़ते कि उस गांव का, मेरा गांव अच्छा, तुम्हारा गांव बेकार है। गांव के बाद फिर हम बढ़ते हैं जाति में, तू उस जाति का, मैं इस जाति का हूं, मेरी जाति सबसे अच्छी है, तुम्हारी जाति बेकार है। और जाति आधारित जो गाने बने ना आजकल बच्चों, मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले इन जाति आधारित गानों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जाति आधारित गानों से जाति के प्रति पूर्वाग्रह अधिक आ रहा है लोगों में। अपनी जाति का नाम लेकर ये बड़े बड़े कसीदे कसे जाते हैं। जो युवा वर्ग है, जो 17, 18, 19 साल का है, उसके अंदर उस समय ज्यादा आक्रोश पैदा होता है और वो अपनी जाति के प्रति ज्यादा बायस हो जाता है, ज्यादा पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाता है। तो इस तरह के गानों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हर जाति अपने आप को श्रेष्ठ बताएगी तो आपस में संघर्ष तो तय है। तो ये स्थिति होती है। तो जाति में बढ़ते हैं, फिर हम धर्म में बढ़ते हैं, फिर हम प्रांत में बढ़ते हैं, तो हम बटे भी रहे लगातार।
तो जब हम बटे हुए होते तो इसी का लाभ विदेशी उठाते हैं। यही हो रहा था इस क्षेत्र में, जब तमाम तरह के 28 तरह की भौतिक संस्कृति डेवलप हो चुकी थी, 28 तरह के अपने अपने तंत्र थे, कुछ राजतंत्र कुछ गणतंत्र थे और एक दूसरे के दुश्मन थे। तो कहीं ना कहीं सिकंदर जैसे युवा महत्वाकांक्षी बहादुर साहसी व्यक्ति के लिए एक उपजाऊ भूमि उपलब्ध थी। तो आक्रमण तो होना तय था। तो आक्रमण हुआ इस तरफ। इसमें 3-4 जो आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट है वो, जैसे अंबी, सिंधु और झेलम के बीच का, सिंधु और झेलम जो जो क्षेत्र था बीच का, सिंधु और झेलम के बीच का, वो अंबी का तक्षशिला था राज्य। तक्षशिला का राजा था अंबी। झेलम और चिनाब के जो बीच का इलाका था, झेलम और चिनाब के जो बीच का इलाका था वो था पोरस का राज्य, यानी पुरु राज्य था। कौन सा राज्य? पुरु। किसका राज्य था? पोरस का। इसी में थी, यहीं पर नीचे की तरफ थी रावी के नीचे कट गणराज्य, कट गणराज्य। इस कट गणराज्य ने बहुत परेशान किया सिकंदर को। एक थी अश्वक जनजाति थी, अश्वक। इस जनजाति की महिलाओं ने अशोक को बहुत परेशान किया था, अशोक को कह रहा सिकंदर को बहुत परेशान किया था। बताऊंगा भी आपको जब हम क्रम से पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह कि इस क्षेत्र में छोटे छोटे राज्य थे, आपस में संघर्षरत थे। इसलिए भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उसको इन सब राज्यों से लड़ना पड़ा, लेकिन इसमें से अधिकांश ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ईरान से आक्रमण के बाद ईरान से देखा आप, ये रहा इलाका, यह है ईरान। ईरान ये सिकंदर के वापस जाने का मार्ग है। ये वापस जाने का मार्ग है, ये सिकंदर के आने का मार्ग है। ये ऐसे वो काबुल आया, यहां पर ऐसे कर, ये सिकंदर के आने का मार्ग है। जब सिकंदर काबुल के इधर पहुंचता है, काबुल से इधर यहां पहुंचता है सिकंदर इधर, इसे एक नाम सुना आपने, बल्क राज्य या बैक्टीरिया सुना होगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। आज का अफगानिस्तान का कुछ इलाका, तजाकिस्तान का कुछ इलाका, अफगानिस्तान तजाकिस्तान और कुछ इलाका ईरान का मिला के इसे बैक्टीरिया कहा गया, इसको बल्क भी कहा गया। जब बल्क की विजय करी, बैक्टीरिया विजय करी, तो इसने विजय करने के बाद निकैया शहर पड़ता है एक, निकैया। इस शहर को जीतने के बाद यहां पर अपनी सेना के 2 हिस्से कर दिए। एक होगा कि तुम जाओ नीचे की तरफ से, कहां जाओ? नीचे की तरफ से, और हम आएंगे ऊपर की तरफ से, इधर की तरफ से आएंगे, इधर से, ये इधर से आएंगे। तो काबुल पर यहीं पड़ता है हिंदुकुश पर्वत। कौन सा? हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत को पार करने के बाद पड़ता है खैबर दर्रा। खैबर दर्रे को पार करके सिकंदर की सेना सिंधु तक पहुंची। खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, गोमल और बोलन दर्रा, बोलन दर्रा, ये तीनों दर्रे पाकिस्तान में हैं। खैबर, गोलम और बोलन दर्रा। दर्रा होता है पहाड़ों के बीच का एक संकरा रास्ता। आप एक मूवी आई थी तानाजी, उसमें दिखाया गया है तानाजी में कि कैसे अजय देवगन ने बहुत बारीक, इधर भी ऊंची पहाड़ी, इधर भी ऊंची पहाड़ी, और बहुत छोटा नैरो एरिया है, वहां से ले जाता है अपनी सेना को। वहां से सेना ले जाना बहुत खतरनाक होता है। तो खैबर दर्रे को पार करके सिकंदर की सेना सिंधु नदी को पार की। सिंधु को पार करने के बाद हालांकि जो है ना, जो निकैया शहर है, इस निकैया शहर में ही अंबी ने, जो सतता कहां का, तक्षशिला का, अंबी की मुलाकात सिकंदर से हुई और अंबी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने में पूरी सहायता का आश्वासन दिया। अंबी के साथ कुछ और छोटे छोटे राजा भी थे जो सिकंदर के साथ, सिकंदर के लिए बहुत सारे उपहार लेकर आए। तो निकैया नामक नगर में तक्षशिला राजा कौन, अंबी सिकंदर से मिला और उसके सामने कहा कि आप आओ और आने के बाद भारत पर आक्रमण करो और हम आपकी हेल्प करेंगे। खैबर दर्रा होते हुए, स्वात घाटी होते हुए जब सिंधु नदी को पार किया तो पहला राज्य मिला तक्षशिला। कौन सा?
तक्षशिला। राजा अंबी अंबी ने अपने राज दरबार में सिकंदर का बहुत भव्य स्वागत किया और अपने साथ कई राजाओं को लेकर आया था अंबी, और सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जब सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो सिकंदर तब खुश। तमाम आसपास के राजाओं ने जब आकर सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन झेलम और चेनाब के जो बीच का इलाका था, पुरस का इलाका, पुरु राज्य ने आत्मसमर्पण नहीं किया। किसने? पुरु ने, क्योंकि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। उसी समय पोरस जो था, यानी पोरस था पुरु राज्य का शासक। कौन था? पोरस था। पोरस के दिमाग में कहीं ना कहीं अखंड भारत की संकल्पना तो नहीं कह सकते, लेकिन उसी समय जिस समय हम इतिहास पढ़ रहे हैं 326 ईसा पूर्व के आसपास का इतिहास, चाणक्य के दिमाग में अखंड भारत की संकल्पना थी और चाणक्य प्रयास भी कर रहा था कि कोई ऐसा युवा मिले, कोई शासक मिले जो पूरे अखंड भारत की संकल्पना को साकार कर सके। उसमें पोरस के नाम पर चर्चा होती है। तो पुरु राजा पोरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। जब मना हो गया, उसके पास के दूत मंडल भेजे गए पोरस के पास, पर पोरस ने मना कर दिया। तो अब सिकंदर जैसा युवा, महत्वाकांक्षी, साहसी व्यक्ति इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। और युद्ध कौन सा? वितस्ता का युद्ध। कौन सा? वितस्ता। वितस्ता वैदिक कालीन नाम है किस नदी का? झेलम नदी का। किसका? झेलम का। इसे हाईडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। हाईडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं, जो 326 ईसा पूर्व बीसीई में सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया। झेलम नदी का बहाव क्षेत्र बहुत चौड़ा है बच्चों। सिकंदर नदी जैसे ये थी, ये नाम आप भूल लीजिएगा, युद्ध का नाम वितस्ता युद्ध, झेलम को बोलते हैं। हाईडे स्पीच कब? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। जो नदी आपकी, जैसे झेलम, ये तो आपकी सिंधु नदी होगी, ऐसे करके बह रही। झेलम नदी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है वास्तव में। नदी कौन सी है? चेनाब नदी। चेनाब में मिलती है झेलम, ऐसे करके। फिर रावी नदी, ऐसे रावी। तो इस सब कहां मिलती है? ये मिलती है सतलुज में। तो यहां तो था अंबी, तक्षशिला, तक्षशिला। सिंधु कौन सी नदी? सिंधु। कौन सी नदी है? झेलम। झेलम। ये कौन सी है? चिनाब, चिनाब नदी। इसके बीच था पोरस। पोरस। तो झेलम नदी के इस तरफ सिकंदर पड़ा हुआ था, इधर इधर पोरस की सेना थी। दोनों की हिम्मत नहीं होती युद्ध करने की। कारण क्या था? पोरस की सेना एक बड़ी सेना थी और पोरस की बहादुरी की चर्चा सिकंदर ने सुन ली थी। पोरस के पास हजारों की पैदल सेना, 3 से 4 हजार की घुड़सवार सेना, कई हजार की हाथियों की सेना, ये सब थी। और उस समय हाथी युद्ध का महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था और यूनानियों ने भारत में आने से पहले हाथियों के दर्शन ही नहीं किए थे। जब सिकंदर और उसके साथियों ने हाथियों को देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। ये क्या वस्तु है भाई? ये क्या चीज है? इतना विशाल काय, क्या है ये पशु? क्योंकि वो जानकारी नहीं थी हाथियों की। और उस समय जो हाथी हुआ करते, ट्रेन हाथी हुआ करते थे, और जाहिर सी बात है हाथियों का आकार भी आज के हाथी से बड़ा होता होगा, क्योंकि आज का जो व्यक्ति है और जो उसका जो व्यक्ति था उसमें अंतर है। महाराणा प्रताप देख लीजिए आप, उससे पहले पृथ्वीराज चौहान देख लीजिए। पृथ्वीराज चौहान का व्यक्तित्व कहीं से भी अक्षय कुमार से मेल नहीं खाता है। जितना द्रव्यमान पूरा अक्षय कुमार में है, इतना द्रव्यमान तो पृथ्वीराज चौहान की एक जंगा में होगा।
इतना बड़ा योद्धा था और वो अक्षय कुमार बना दिया। हद है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी क्या सोचते हैं यार, कैसी बुद्धि है उनकी। जो छवि है दिमाग में पृथ्वीराज चौहान की, महाराणा प्रताप, अब तुम शाहिद कपूर को महाराणा प्रताप बना दो, क्या जम पाएंगे? शाहिद कपूर बेहतरीन एक्टर हैं, पर महाराणा प्रताप के कैरेक्टर में कैसे जमेंगे? छवि जो दिमाग में है वो नहीं निकलती है। पृथ्वीराज चौहान एक बड़े व्यक्ति थे, उनकी पर्सनालिटी, जिस तरह युद्ध करते थे, जिस तरह के व्यक्ति रहे होंगे, उसका साम्यता अक्षय कुमार से कभी मेल नहीं खा सकती। तभी तो पिट की मूवी, कोई होता बड़ा एक्टर, कोई नया एक्टर आता तो जाहिर मतलब लगता कि हाँ ये पृथ्वीराज चौहान है वास्तव में। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो उस तरह जब बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, बड़े महान, क्योंकि हम अपने शरीर के जिस अंग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं वो अंग मजबूत होता है। तो उसमें क्योंकि शारीरिक बल ज्यादा इस्तेमाल होता तो शरीर मजबूत था, तो हाथी भी बड़े भयंकर रहे होंगे। तो हाथी की सेना से डरा हुआ था सिकंदर। तो उसमें झेलम नदी में बाढ़ आ गई, बाढ़ आने से दोनों तरफ दलदल बन गई। अब भारतीय जो युद्ध करता है, जो योद्धा हुए भारतीय, उन्होंने हमेशा नैतिकता का पालन किया युद्ध में। आज से नहीं, महाभारत काल से। देखिए आप महाभारत युद्ध में कितनी नैतिकता थी। सूरज छिपा तो युद्ध बंद, सूरज निकला तो युद्ध शुरू। जैसी सूरज छिपा और तलवार लेके पेट में घोप रहे हैं, छिप गया, वापस नहीं, हम नहीं मारेंगे भाई, सूरज छिप गया है। कितनी बड़ी नैतिकता थी। और सुबह उठे, निकला सूरज, खपाक से घुसेट दी, चल भाई। तो यानी देखिए कितनी बड़ी नैतिकता। और रात को तंबू के अंदर दुश्मन आपस में मिलते थे, बात करते थे और सुबह लड़ते थे। ये नैतिकता, ये मूल्य भारतीय संस्कृति की देन है। लेकिन पोरस के पास ये देन नहीं थी। पोरस करा वो सिकंदर के पास ये चीजें नहीं थी। तो सिकंदर ने एक दिन, जिस दिन भयंकर बारिश हो रही थी और पोरस और उसकी सेना निश्चित थी कि अब शायद इस समय आक्रमण नहीं होगा, भारी बारिश, भयंकर वाली बारिश थी, लेकिन सिकंदर के सैनिकों ने बहादुरी का परिचय दिया, साहस का परिचय दिया, झेलम नदी को पार किया। और पार करने के बाद अचानक जब पोरस की सेना पर आक्रमण किया तो पोरस की सेना संभल नहीं पाई और थोड़ी ही देर में पूरी सेना छितर-बितर हो गई। एक तो कारण ये, दूसरा कारण क्या रहा कि जो हाथी थे वो दलदल में फंस गए, घुड़सवार जो थे वो दलदल में फंस गए। जो भारतीय सैनिक बड़े बड़े धनुष लेकर लड़ा करते थे, वो बड़ा धनुष, जो बड़ा धनुष था, उस धनुष को रखकर जमीन में लड़ना मुश्किल था। जो घुड़सवार थे सिकंदर के, वो फुर्तीले थे, उनके पास छोटे आकार के तीर कमान थे, तो उन्होंने हमारी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पोरस बहुत ऊंचे विशालकाय हाथी पर बैठे लड़ रहे थे, अंतिम तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। 6 फुट का व्यक्ति था जो बड़े हाथी पर बैठा हुआ था, सिकंदर घोड़े पर थे, ऐसे मारा करते थे तीर, लेकिन अकेले पोरस ने सिकंदर के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन अंततः पोरस को गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। हालांकि पोरस बंदी इस तरीके से नहीं बना जिसे मैंने आपको बताया, पोरस बंदी बहुत बाद में बना है। कुछ इतिहास लिखते हैं कि पोरस को तुरंत बंदी बनाया, नहीं, पोरस युद्ध भूमि से हटे, लेकिन जब सारी सेना हार चुकी थी तो सिकंदर की जीत तो निश्चित थी। अंबी को भेजा गया कि जाओ पोरस को पकड़ के लाओ। तो एक सिक्के पर तस्वीर मिलती है कि एक घुड़सवार है, एक व्यक्ति है जो बढ़ रहा है हाथी की तरफ, और हाथी पे एक व्यक्ति बैठा है जिसके ऊपर ऐसे भाला फेंक रहा है। तो अंबी और पोरस का दिखाया गया है। उसी सिक्के दूसरी तरफ सिकंदर का फोटो बना हुआ है। पोरस के पास राजदूत भेजे गए उसको आत्मसमर्पण करने के लिए। उसने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया, अक मर जाऊंगा पर आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। लेकिन एक मित्र थे फिर पोरस के, वो गए, उन्होंने पोरस को समझाया कि भलाई इसी में है ताकि आपके लोग बचे रहें, आपकी प्रजा बची रहे, कि आप सिकंदर के सामने बंदी के रूप में जाएं। पोरस अपनी जनता के लिए मान गए,
कि जिस तरह का इतिहास सिकंदर का था कि राजा को जो जीतता था वहां की महिलाओं और बच्चों को नेस्तनाबूद कर दिया करते थे सैनिक। बहुत बड़ी बुरी स्थिति होती थी। वो सिकंदर वाकई महान कहना उसको सही नहीं है। महान तो अशोक था, शांति की बात करी, समृद्धि की बात करी, पर्यावरण संरक्षण की बात करी, आध्यात्मिक विकास की बात करी। महान तो अकबर था, सुलह कुल की बात करी, समरसता की बात करी, गंगा जमुनी संस्कृति की बात करी, ना कि किसी को कत्लेआम किया। हजारों लाखों लोगों को मारने वाला व्यक्ति महान कैसे हो सकता है? हजारों महिला को विधवा करने वाला, उन विधवाओं को मारने वाला, बच्चों को मारने वाला व्यक्ति महानता की श्रेणी में कैसे? अगर वो महान है तो फिर अशोक महान नहीं है। दोनों में से एक ही महान हो सकता है। खैर, जब पोरस को ले जाया गया बंदी बनाकर, तो सिकंदर साहब सामने बैठे सिंहासन पर, पोरस गए, युद्ध में जंजीरों में जकड़े हुए थे ना संजय दत्त जैसे मजबूत कद काठी वाला व्यक्ति, 6.5 फुट लंबा व्यक्ति, तगड़ा मजबूत, चलता यूं छाती निकाल के। तो सिकंदर से पूछता है, बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो पोरस कहता है तन के पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, जो आत्मविश्वास एक आईएएस अधिकारी में इंटरव्यू के दौरान होना चाहिए, वही आत्मविश्वास कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर इस बात को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि क्या बोला, दोबारा बोलिएगा। जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है ऐसा व्यवहार कीजिए। सिकंदर कह रहा, वाह भाई वाह, जंजीर में जकड़ा हुआ, मैं जब चाहूं मार दूं। और इतना अहंकार नहीं था, आत्मविश्वास, अपने शौर्य पर, अपनी बहादुरी पर, अपने देश प्रेम पर, वो था अंदर, पोरस के अंदर आत्मविश्वास। वही आत्मविश्वास बोला कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है ऐसा व्यवहार कीजिए। सिकंदर प्रसन्न हुआ कि बहादुर था, नीच नहीं था वो। किसकी तरह? मोहम्मद गोरी की तरह, कि उसने बहादुर पृथ्वीराज चौहान का सम्मान नहीं किया। तो वो सिकंदर था। जब मैंने कहा महानता के कारण दूसरा है, साहस, बहादुर हो सकता है, महान नहीं हो सकता। हर बहादुर थोड़ी महान होता है। तो सिकंदर बहादुर था, साहसी था, नो डाउट। उसने समर्थन किया पोरस का, और पोरस कहा कि अब तुम हमारे मित्र हो और हम तुम्हारा राज्य तुम्हें सौंपते हैं। यानी पोरस हार कर भी जीत गया था और अम्बी जीत कर भी हार गया था। अम्बी पहला व्यक्ति है जिसने देश के साथ देशद्रोही किया और उसके लिखित प्रमाण है। इसलिए अम्बी जैसा नाम आज तक में भारत में नहीं मिलता है ना। जयचंद का तो नाम मिलता है, जयचंद तो मिलते हैं, लेकिन जयचंद का नाम भी अच्छा नाम नहीं माना जाता। जैसे ना प्राण था, एक विलन प्राण आज तक किसी का नाम नहीं देखा हमने। हाँ, प्रेम देखा है, प्रेम चोपड़ा तो अलग हो गया, लेकिन प्रेम नाम था, लेकिन प्राण किसी का नाम नहीं देखा। घातक विलन था प्राण, घातक वाला। खैर, तो पोरस के साथ मित्रता होगी सिकंदर की। अब जब उसका राज्य, पोरस को राज्य मिल गया, अपना राज्य, तो सिकंदर ने पोरस के साथ जो उसके आसपास के इलाके थे उनको जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो क्षेत्र था वो ये था बच्चों, ये इलाका। पोरस और सिकंदर आक्रमण करते पहुंचे रावी नदी तक। कहां तक? रावी नदी तक। रावी तक पहुंच गए आक्रमण करते हुए, रावी नदी तक। तो जब रावी पर पहुंचे तो उसके बाद पड़ती है ब्यास नदी। ब्यास पर जब पहुंचे तो एक घटना घटी। हाँ, रावी से पहले ही एक कट नामक गणराज्य था। कट एक्चुअली पोरस के आसपास जो तमाम तरह के गणराज्य थे उनसे पोरस की भी दुश्मनी थी। तो उन राज्यों जीतने में पोरस की हेल्प सिकंदर ने करी, दोनों मित्र बन गए थे। तो
पूरा विस्तार होगा उसका, झेलम से लेकर रावी तक। किसका विस्तार? ब्यास तक, बल्कि कहां तक? ब्यास तक। पहले झेलम से चेनाब तक था, अब कहां आ गया? ब्यास नदी तक आ गया। ब्यास तक पोरस का राज्य आ गया। अब जैसी ब्यास नदी पर पहुंची सेना, किसकी सेना पहुंची ब्यास पर? सिकंदर की सेना पहुंची। यह है यहां पर ब्यास नदी, यहां पर। तो जैसी ब्यास पर पहुंची सेना, जो हाँ मतलब कट गणराज्य है। कट गणराज्य जो था बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसमें दो तीन बातें मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कट, एक अश्वक। इन दोनों गणराज्यों ने सिकंदर का बड़ा डट के सामना किया। ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, अश्वक वाला और कट वाला भी। कट गणराज्य रावी नदी के आसपास का था, और अश्वक जो था इसकी राजधानी मगध थी। क्या थी? मगध। मगध की राजधानी थी। किसकी? अश्वक की। अश्वक की जो जनजातियां थी, अश्वक में सिकंदर ने क्या खेल खेला देखिए आप। अश्वक में सिकंदर ने पहले पुरुषों को बुलाया, अरे खेल खेला। उसमें यह शर्त रखी, अब जो व्यक्ति जो यानी यूनानी हो, एक तरफ यूनानी सैनिक, एक तरफ अश्वक सैनिक, जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा, और जो हारेगा वो मारे जाएंगे। अब जीतना किसे था? सिकंदर को। सिकंदर जीता और सारे पुरुष एक साथ मार दिए गए। अब जब एक साथ मार दिए गए तो महिलाओं ने उठाए हथियार और सिकंदर का सामना किया। तो अश्वक गणराज्य, अश्वक जनजाति, अश्वक तो एक था आपका महाजनपद, वो तो अलग है महाजनपद, ये अश्वक है। अश्वक जनजाति की महिलाओं ने सिकंदर का सामना किया, पर बेचारी कब तक टिक पाती? अंततः अश्वक जनजाति की महिलाएं सारी मार दी गई, काट दी गई, और सिकंदर ने उन पर भी अपना अधिकार कर लिया। एक अश्वक याद रखिए, जो सिकंदर का प्रबल तरीके से प्रतिरोध किया। एक कट गणराज्य ने किया प्रतिरोध, किसका? सिकंदर का। लेकिन पोरस की सहायता से सिकंदर ने कट को जीत लिया था। यह कट जो जीता गया, कट गणराज्य, ये वितस्तर युद्ध के बाद की बात है, और जो अश्वक है उससे युद्ध से पहले की बात है। ये दोनों आप याद रखिए, कट भी और कौन सा? अश्वक भी। अब जब ब्यास नदी के पास सेना पहुंची, किसकी? सिकंदर की। अब ब्यास नदी पर जब सेना पहुंची, तो ब्यास पर सेना पहुंचने के बाद सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर दिया, भाई हम अब नहीं जाएंगे। ब्यास को पार करना सेना के लिए बहुत मुश्किल हो गया। सिकंदर ने प्रयास किया, मोटिवेशनल स्पीच दी, लेकिन दुनिया का कोई भी मोटिवेटर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप अंदर से मोटिवेट ना हो। सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है बच्चों। अंदर से प्रेरित बने ना। क्यों 1000 का टिकट लेकर किसको सुन रहे हो बैठकर, जो दुनिया भर की बकवास से किताब पढ़ने के बाद आपको बता रहा है? सेल्फ मोटिवेट होइए, अंदर आग जलाइए, अंदर जुनून पैदा कीजिए। सिकंदर ने प्रयास किया सेना को मोटिवेट करने का, पर सेना मोटिवेट नहीं हुई। इसके 3-4 कारण बताए जाते हैं। एक तो कारण ये, सिकंदर की सेना को अपने वहां से निकले हुए बहुत लंबा समय हो गया था, घर की याद आ रही थी, कुछ साथी बिछड़ चुके थे, मर चुके थे, कुछ लंगड़े हो गए थे, कुछ बीमार थे, थक चुके थे। एक कारण तो यह था। दूसरा कारण ये बताते हैं कि जो ब्यास के इधर जो इलाका था वो मगध साम्राज्य का इलाका था, और मगध का राजा था घनानंद, जो उस समय एक समृद्ध व्यक्ति था, और मगध एक समृद्धशाली राज्य था जिसके पास उस समय भी 3 लाख की सेना थी। अब 3 लाख की सेना, इनकी हजारों की सेना। डर था सैनिकों में कि कहीं हम पूरी हमारी जो कमाई है, जो हम जीतते आ रहे हैं, वो मगध की सेना के सामने हार ना जाए, तो जो हमारा किया हुआ है, जो हम विजेता बने हैं, वो अंततः हमारी पूरी विजेता, पूरा विजयपन समाप्त हो जाएगा। तो सेना में यह डर था, मगध से हारने का डर था। पर सिकंदर क्योंकि राजा था, और राजा युद्ध जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए नहीं लड़ता है। सैनिकों में जरूर यह बात आ सकती है कि कहीं हार ना जाए, पर राजा में यह बात नहीं आती, तभी तो राजा है, इसीलिए वो राजा है। एक बार एक शेर से पूछा गया कि भाई साहब आपको राजा बोलते हैं जंगल में, क्यों बोलते हैं? मैं राजा हूं।
क्या गुण है आपके अंदर? मुझे लगता है कि मैं राजा हूं तो मैं राजा हूं। तो लगना चाहिए कि आप राजा हैं तो आप राजा हैं। तभी तो शेर से बड़ा हाथी है, पर हाथी राजा नहीं है। हाथी तो वो है कि उसके पैर में जंजीर बांधी, जो जंजीर उसके लिए कुछ भी नहीं है, जब झटका मारे जंजीर को तोड़ दे। पर हाथी, क्योंकि हाथियों अपने बल की जानकारी है ही नहीं, शेर को है कि मुझे लगता है मैं राजा हूं तो मैं राजा हूं। तो सिकंदर राजा था तो चला कि हम जीतेंगे, चाहे कोई घर न दो, चाहे कोई पना न दो। पर सेना का मोटिवेशन खत्म हो चुका था, हतोत्साहित हो चुकी थी, सेना मानी नहीं। सिकंदर 3 दिन तक अपने तंबू में पड़ा रहा, बाहर ही नहीं निकला, डिमोरलाइज हो गया। क्या करता, अकेला क्या कर लेता? तो कहा कि चलो ठीक है वापस चलो। तो सिकंदर ने अपना रास्ता चुन लिया, वापस चलते हैं। और वापस जाते समय सिकंदर ने जो रास्ता अपनाया बच्चों, वो देखो ये था, वही रूट था। वो इधर से आए, यहां से, ये हाइड स्पीच रिवर है, हाइड स्पीच का ना युद्ध, ये युद्ध है, यहां पर ये युद्ध हुआ। यहां से ऐसे चला सिंधु नदी के साथ साथ, और यहां पड़ता है बच्चों पाटल। कौन राजा था उसमें? उसमें यहां पर राजा था पाटल। यहां से ऐसे होते हुए जेरोड्रेसिया, जेरोड्रेसिया ये इलाका है जेरोड्रेसिया। इस इलाके से होते हुए, ये जेरोड्रेसिया यहां पड़ता है ईरान में, रेगिस्तानी इलाका है, यहां से होते हुए ऐसे पहुंचा, ऐसे बेबीलोन। ये पड़ता है बेबीलोन इराक में। ये देखो बेबीलोन कहां पड़ता है, बेबीलोन ये इराक में पड़ता है बेबीलोन। जब वो बेबीलोन पहुंचता है तो वहां उसको बुखार आता है और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है सिकंदर की। तो बेबीलोन पड़ता है इराक में, जहां उसकी मृत्यु होती है। जानते हो बेबीलोन में है ना, बेबीलोन में दुनिया का आश्चर्य भी है, पता ना, झूलते हुए बगीचे कहां है? बेबीलोन में ही है। वो एक आश्चर्य, दुनिया का 7 आश्चर्यों से एक आश्चर्य वो भी है। तो बेबीलोन में उसकी मृत्यु होगी। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि उसकी मृत्यु जो हुई थी बच्चों, वो बुखार से हुई। कुछ लोग कहते हैं कि उसके साथियों ने ही, उसके सैनिकों ने ही उसका गला दबाकर मार दिया, कि बहुत लड़वा दिया हमका, हम तुम्हें मार देते हैं, फर्स्ट ही खत्म हो जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लड़ाता लड़ाता हमें परेशान कर दिया। कहां से कहां ले गया, विश्व विजेता कौन कहलाएगा? सिकंदर। हम वासी मर रहे हैं। तो अकल तो आई, लेकिन बाद में आई, क्योंकि रोटी पीछे की खाते थे वो लोग। तो बेबीलोन में सिकंदर का टाइम फिश हो गया, जो इराक में पड़ता है। तो ये उसने रूट, आने का रूट था, ये कहते उसका जाने वाला रूट था। तो दोनों रास्ते हैं, तो उसके अलग अलग रास्ते थे। सिंधु नदी के किनारे किनारे आया, ऐसे पहुंचा पाटल पड़ता है सिंधु नदी के मुहाने पर। यहां से इस तरह का होता नीचे नीचे बिल्कुल समुद्र किनारे किनारे। फिर यहां पर जेरोड्रेसिया, ये रेगिस्तान पड़ता है ईरान में। तो यहां से होते हुए कहां पहुंचा? इराक के बेबीलोन में। तो बेबीलोन में पहुंचने के बाद, यहां पहुंचने के बाद उसकी मृत्यु होगी 323 बीसी में, यानी हाइडे स्पीच के युद्ध के 3 साल बाद उसकी मृत्यु होगी। तो बहुत लंबा समय व्यतीत नहीं कर सका सिकंदर, बहुत अल्प आयु में, कम आयु में ही दुनिया से चला गया। तो व्यक्ति की उम्र महत्व नहीं होता है, व्यक्ति क्रम महत्व होते हैं। तो विश्व विजेता तो बना, और देखो आज तक उसको याद कर रहे हैं, हमेशा याद करते रहेंगे सिकंदर को। तो जो उसका काम था वो कोई साधारण काम नहीं था, वो असाधारण काम था उस काल में। आज भी अगर हम आपको कहें कि आप चलो भाई भारत से जाओ यूरोप, साइकिल से जाओ, आप जाओ बाइक से, तो 3 दिन तक उठेंगे नहीं। और वो व्यक्ति घोड़े से आते थे। महमूद गजनी तो 17 बार आया, घोड़े से आया चला गया। तो सेल्फ मोटिवेशन था वो, उनको मोटिवेट करने वाला कोई बाहर से नहीं आया था, वो सेल्फ मोटिवेशन वाले थे, तो सेल्फ मोटिवेशन थे। तो सिकंदर वापस अपने राज्य में, अपने देश में नहीं पहुंच सका, और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, और वह आक्रमण सफल हुआ। अब जो यूनान के जो आक्रमण के प्रभाव है वो देखते हैं। प्रभाव, एक तो बहुत बड़ा प्रभाव यह पड़ा था ना इस क्षेत्र में, सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत के
पश्चिमी इलाके में राजनीतिक एकता आ गई, राजनीतिक एकता, यानी कहेंगे राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा मिला। राजनीतिक एकीकरण कहां हुआ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में, जो पहला हमारा उत्तर जो पश्चिमी इलाका था, जो सिंधु नदी जो उस तरफ का इलाका था, जहां पर 28 तरह के गणतंत्र और राजतंत्र थे, वो मिला के सिकंदर के सेनापति ने 4 भागों में बांट दिए, यानी 4 राज्य बना दिए। सिकंदर का उत्तराधिकारी था ना, आप जानते हैं कौन? सेल्यूकस। कौन था? सेल्यूकस। तो सेल्यूकस ने पूरे इलाके को 4 भागों में बांट दिया। तो राजनीतिक एकीकरण हुआ कि जहां पहले 28, अब कितने हो गए? 4 हो गए। एक यूनानियों का जो प्रभाव पड़ा वो ज्योतिष और कला, ज्योतिष और कला में भारत यूनानियों से प्रभावित हुआ। गंधार कला, मथुरा कला, ये हमने यूनानियों से डेवलप हुई। ज्योतिष के क्षेत्र में भी भारतीय यूनान के ऋणी हैं, यहां प्रभावित हुआ। लेकिन जो दार्शनिक थे यूनान के, वो भारतीय योग विद्या, भारतीय अध्यात्म और भारतीय दर्शन से बहुत प्रभावित हुए, और भारत का तमाम ज्ञान यूरोप तक पहुंचा। उसके अलावा जो यूनानी शासक भारत में रह गए, उनको हिंद यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी, यूनानी, जो इस इलाके में जो लोग रह गए, जो सिकंदर के जो वंशज रह गए, उनको क्या कहा गया? हिंद यूनानी। इन लोगों ने उलूक नामक शैली में सिक्के चलाए, उलूक शैली के सिक्के। ये कई बार पूछ चुका है, उलूक शैली, उलूक शैली के सिक्के चलाए। इस शैली में पहली बार लेख युक्त सिक्के थे। लेख युक्त यानी लिखे हुए सिक्के, लेख युक्त स्वर्ण सिक्के, लेख युक्त स्वर्ण सिक्के चले। क्या बोलते हैं इसको? उलूक शैली बोलते हैं। तो लिखे हुए जो सिक्के हैं, लेख युक्त, जिन पर तिथि लिखी हुई है, वो सबसे पहले हिंद यूनानी में चलाए थे। इंडो ग्रीक बोलते हैं इनको, इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी पहले भारत में स्वर्ण सिक्के और लिखे हुए सिक्के चलाने वाले लोग थे। भारत में सिक्के तो पहले भी थे, पर पहले के सिक्के आहत सिक्के थे, पंचमार्क सिक्के थे। उन पर किसी पर तो चंद्रमा की आकृति है, किसी पर मछली की आकृति है, किसी पर त्रिभुज की आकृति है, ऐसे आकृतियां बनी होती थी। किसी पर भी लिखा हुआ नहीं था। तो लिखे हुए जो सिक्के हैं, जो लेख युक्त सिक्के हैं, वो इंडो ग्रीक के, जो यूनान के बाद संभव हो पाया। और उसके बाद लगातार सिक्कों पर तिथि लिखी जाने लगी। एक तो प्रभाव ये पड़ा। दूसरा प्रभाव, जो व्यक्ति थे, यानी जो सिकंदर भारत में आए, जिसके साथ इतिहासकार आए, लेखक आए, इतिहासकार आए, लेखक आए, प्लूटार्क था, जस्टिन था, है ना, ये सब लोग भारत में आए, प्लूटार्क, जस्टिन जैसे लोग। इन्होंने भारत के बारे में अपने विचार प्रकट किए, यानी भारत के बारे में ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखा जाने लगा। एरियन पहला व्यक्ति है जिसने अपने ग्रंथों में भारत के बारे में लिखा है। एरियन, एरियन, है ना। तो कहीं ना कहीं भारत के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ी। यूनान के लोगों का भौगोलिक विस्तार हुआ, भारत के लोगों का भी भौगोलिक विस्तार हुआ। अच्छा, यूनान भी एक देश है क्या? अच्छा, जहां सिकंदर आया था भारत में, तो भूगोल का विस्तार हुआ। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध डेवलप हुए। अभी तक हमारा व्यापार इराक, ईरान तक था, अब हमारा व्यापार यूरोप तक पहुंच गया। यानी भारत और यूरोप के व्यापारिक संपर्क विकसित हुए। वो व्यापारिक संपर्क विकसित हुए, बच्चों, जो रोमन साम्राज्य के महत्वपूर्ण बनाने में भारत की बड़ी भूमिका रही। तो यूरोप के अंदर भारत के बारे में तमाम जानकारियां पहुंची, और यूरोप के व्यापारी भारत में और भारत के व्यापारी यूरोप में पहुंचने लगे। यानी एक प्रकार से अगर हम देखा जाए तो हमारे यहां, यानी भारत से कहां पहुंचे लोग? भारत से अब व्यापार यूरोप में जाने लगे। कहां? यूरोप में। और यहां के लोग आने लगे यूरोप में। ये इस युद्ध का परिणाम था, है ना। अब भारत में जो युद्ध हुए, वो भारतीय युद्ध क्यों हारे? एक तो बच्चों ध्यान रखना, भारत में लड़ने का अधिकार केवल एक विशेष वर्ग को ही था। सारा वर्ग लड़ने का अधिकारी नहीं था। जो वर्ण व्यवस्था थी भारत की, उस वर्ण व्यवस्था को श्रम विभाजन व्यवस्था कहा गया।
वो एक अच्छी व्यवस्था थी, नो डाउट, जब तक वो क्रम पर आधारित रही। अब कोई व्यक्ति कोई भी कर्म कर सकता है, लेकिन जब वो व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, तो जन्म पर आधारित होने की वजह से सिर्फ लड़ने का अधिकार क्षत्रियों का रह गया। ना ब्राह्मण लड़ेंगे, ना वैश्य लड़ेंगे, ना शूद्र लड़ेंगे। जबकि जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, उन सब तरह की लड़ने का अधिकार सबको था। वहां पर सैनिक सेवा अनिवार्य थी, हमारे यहां अनिवार्य सबके लिए नहीं थी। केवल क्षत्रिय ने एक वर्ग लड़ाई लड़ेगा, हम लड़ेंगे भाई, हमारा काम नहीं है, हम तो शूद्र हैं, हम तो बैठेंगे, हम वैश्य, हम तो व्यापार करेंगे, हम किसान हैं, हम तो खेती करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। कौन करेगा? लड़ो क्षत्रियो, तुम लड़ो। तो एक छोटा तबका युद्ध लड़ेगा, उसे युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो हम तो हारेंगे। तो अगर सारे लोगों को लड़ने का अधिकार होता, तो हम तब भी करोड़ों में थे। तो जब हम अगर लड़ते, सोच अगर हम तब लड़ते, मगध के पास 3 लाख की सेना थी उस काल में भी, देखिए आप, तो उस काल में हम लाखों तो रहे होंगे, करोड़ों नहीं होंगे तो। पर सबको लड़ने का अधिकार नहीं था, सब लोग नहीं लड़ते थे, तो एक वर्ग विशेष ही लड़ने का अधिकारी था। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा है। हाथियों की सेना भी कहीं ना कहीं हमारे युद्धों में सहायक तो रही, पर कई बार हाथियों से हम हारे हैं। घुड़सवार भारत में अच्छे नहीं थे, क्योंकि घोड़े भारत में अच्छे नहीं थे। हमें तुर्क से ही घोड़े का आयात किया है। तो बहुत सारे कारण थे जो हम युद्ध हारे, हम पढ़ेंगे आगे। तो ये 2 कारण थे, 2 युद्ध थे, 2 आक्रमण थे, एक ईरानियों का और एक यूनानियों का, एक सिकंदर का और एक आपका पर्सियों का। दोनों आक्रमण कब हुए, कैसे हुए, किसने क्या काम किया, कब हुआ युद्ध, क्या प्रभाव पड़ा, ये सब बातें हमारी हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष से होगी। अब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे। मौर्य वंश में सब चीजें पढ़ेंगे। मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत क्या है, कौन कौन से राजा हुए, किस तरह के राजा हुए, क्या काम उन्होंने किया। 3-4 क्लास हमारी मौर्य वंश की चलेगी। ठीक है बच्चों, जो पहली बार है वो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। चैनल को लाइक करोगे तो ही आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।